Hello and good morning everyone. I welcome you all EduWords IAS. I hope everyone is doing well. So EduWords IAS की तरफ से आप सभी को दिवाली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज 12 नवंबर है 2023 एंड हम डिस्कस कर लेते हैं आज हमारे पास कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं द हिंदू न्यूज़पेपर में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है। बट आगे बढ़ने से पहले फॉर PDF ज्वाइन टेलीग्राम चैनल EduWords IAS लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक देखें सो दैट सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपकी यहाँ पर कवर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है। नाउ फर्स्ट आर्टिकल, वन वोटर टू स्टेट्स टू वोट्स। अब ये क्या अपना इशू है? वन वोटर मतलब कि एक पर्सन वन वोटर, टू स्टेट्स, आपके पास टू स्टेट्स हैं और वो दोनों स्टेट में जाकर क्या कर रहे हैं, आपका वोट दे रहे हैं। तो जैसे एक पर्सन है और वो अलग अलग स्टेट में यहाँ पर जाके दे रहे हैं क्या, वोट। तो यहाँ पर हम देखेंगे ओवर 3000 वोटर्स इन 14 विलेजेस अलोंग द महाराष्ट्र एंड तेलंगाना बाउंड्री गेट टू वोट इन बोथ स्टेट थैंक्स टू एन ऑनगोइंग डिस्प्यूट। तो यहाँ पे एक्चुअली हो ये रहा है कि महाराष्ट्र और तेलंगाना का एक बॉर्डर है जहाँ पर डिस्प्यूट चल रहा है। उस डिस्प्यूट के कारण जो वोटर्स हैं वो क्या करते हैं, दोनों स्टेट की जो ग्राम पंचायत है वहां पर इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और वोटर्स यहां पर वोट भी करते हैं। तो हियर यू विल सी बोथ ग्राम पंचायत डिपेंडेंट ऑन द महाराष्ट्र एंड तेलंगाना गवर्नमेंट एंड द रेसिडेंट पार्टिसिपेट इन ऑलमोस्ट ऑल इलेक्शन ऑन बोथ साइड। यहाँ पे जितने भी रेसिडेंट होते हैं जब भी इलेक्शन होता है तो दोनों साइड क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। ओके, ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दी गई है? So this statement is given by the सरपंच of परंदोली elected in 1995। 1995 में एक सरपंच इलेक्ट हुए थे, उनके द्वारा ये स्टेटमेंट यहाँ पर दी गई है। एक्चुअली यहाँ पर हो ये रहा है कि फॉर एग्जांपल ये है तेलंगाना मान लीजिए आप, और ये महाराष्ट्र, तो इस बॉर्डर में जो भी विलेजेस आती है तो यहाँ पर एक डिस्प्यूट चल रहा है। उस डिस्प्यूट के कारण यहाँ पर जो है जो भी मतलब जब भी इलेक्शन होते हैं तो दोनों साइड से जो लोग होते हैं इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं दोनों ग्राम पंचायत में, और वोटर्स यहाँ पर वोट भी देते हैं। तो देखिए ये एक तरीके से हमें क्या हो रहा है, आपका जो डेमोक्रेटिक हम बात करते हैं डेमोक्रेसी की, हमारी डेमोक्रेसी में क्या है, वन वोट वन स्टेट, मतलब कि एक स्थान पर आप एक बार ही वोट कर सकते हैं। तो एक तरीके से उसका क्या हो रहा है, वॉल्यूशन हो रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें जल्द से जल्द ये जो रिजोल्व आपका डिस्प्यूट है इसे रिजॉल्व करना चाहिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम देखेंगे हमारे कुछ क्वेश्चन। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, देयर इज अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया बिकॉज ऑफ। मतलब कि हमें ये बताना है कि इंडिया में जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो किसके कारण है, मतलब कि उसका रीजन क्या है। सो लोकसभा इज इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल। क्या लोकसभा यहाँ पे डायरेक्टली पीपल्स के द्वारा इलेक्ट होती है? पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या हमारी पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है? तो क्या ये रीजन है कि इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम यहाँ पर है? ओके, सेकेंड नेक्स्ट वन इज राज्यसभा कैन नॉट बी डिसॉल्व। हमारे इंडिया में राज्यसभा डिसॉल्व नहीं होता है, वी ऑल नो दैट। ओके, तो राज्यसभा डिसॉल्व नहीं हो सकती है, क्या ये एक फीचर हम कह सकते हैं? आपसे इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का मेन फीचर यहाँ पर क्या है। लास्ट आपका ऑप्शन है यहाँ पर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। इसमें ये कहा जा रहा है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, लोकसभा के लिए होते हैं। तो इस क्वेश्चन में मेनली ये पूछा जा रहा है कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है इंडिया में वो यहाँ पर क्यों है, बिकॉज क्यों है, इसका हमें एक रीजन बताना है, एक कंक्रीट रीजन बताना है। ये सारे ऑप्शन एक तरीके से आप देखेंगे आपको सही लगेंगे कि राज्यसभा भी है यहाँ पर, वो डिसॉल्व नहीं हो सकती। पार्लियामेंट को कौन अमेंड, मतलब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसे पार्लियामेंट ही अमेंड करती है, और लोकसभा के जो पीपल हैं, मतलब लोकसभा के जो मेंबर्स हैं, दे आर इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया, सिटीजन्स ऑफ इंडिया। ओके, तो इसमें से पार्लियामेंट्री सिस्टम का जो एक आपको कंक्रीट जो कहते हैं ना आप, इसको जो मेन फीचर है जिसकी वजह से हम कहते हैं कि इंडिया में क्या है, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो ऑप्शन आप लोगों को यहाँ से फाइंड आउट करना है। देन इस वीडियो को पॉज करके कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर करना है। मेक श्योर आप इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सत्य शोधक समाज ऑर्गेनाइज्ड। यहाँ पर पूछा जा रहा है, ये आपका मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है, सो मेक श्योर आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर करें। और ये यूपीएससी के द्वारा पूछा गया लास्ट ईयर का क्वेश्चन है। इसमें कहा जा रहा है कि सत्य शोधक समाज ऑर्गेनाइज, यहाँ पर सत्य शोधक जो समाज था वो क्यों ऑर्गेनाइज हुआ था? अ मूवमेंट फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ ट्राइबल्स इन बिहार, a temple entry movement in Gujarat, an anti-caste movement in Maharashtra, and a peasant
मूवमेंट इन पंजाब। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। वीडियो के एंड में दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों को दिए जाएंगे, सो मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक देखें। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का हमारा नेक्स्ट आर्टिकल। सो नेक्स्ट आर्टिकल इज ड्रग स्मगलर्स फाइंड अ न्यू रूट विया मिजोरम इवेट क्लैशेस हिट मणिपुर। अब यहाँ पर एक्चुअली ये हो रहा है, जो इंडियन स्मगलर्स हैं, जो ड्रग स्मगलर्स और इंडियन स्मगलर्स की बात की जा रहे हैं, उनके लोकल कॉन्टेक्ट भी हैं इंटरनेशनल बॉर्डर्स में। ओके, जैसे कि हम बात करते हैं म्यांमार हो गया आपका, क्योंकि जो म्यांमार की बॉर्डर है आपका इंडिया बॉर्डर से यहाँ पर लगती है, तो यहाँ पर हमें ये देखने को मिल रहा है कि इंडियन स्मगलर्स के लोकल कॉन्टेक्ट्स हैं बोथ द साइड, इंटरनेशनल बॉर्डर में भी यहाँ पर हैं, जिसके कारण वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पर स्मगलिंग कर रहे हैं और एक उन्हें नया रूट मिल गया है। और ये रूट कैसे होता जाता है, पहले वो मिजोरम से होकर जाते हैं और उसके बाद वो मणिपुर और दूसरे अदर बॉर्डर्स को क्रॉस करके यहाँ पर जा रहे हैं। इसके कारण यहाँ पर क्या हो रहा है, मणिपुर में अभी क्लैशेस हुए हैं। सो ट्रैफिकर्स ऑफ narcotic substance from Assam and Mizoram have used excavators to carve 10-kilometer path from international border to the nearest habitation of the neighboring country, officials says. The track start from the Tiao River which marks the India's border with Myanmar। तो यहाँ पर जो इंडिया का बॉर्डर म्यांमार के साथ है, वहां पर एक टियाओ रिवर है, उस रिवर के पास से उन्होंने क्या किया, खुदाई की, एक तरीके से आप कह सकते हैं टनल जैसा बनाया, एक रास्ता बनाया इंटरनेशनल बॉर्डर से। और यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं, ड्रग की जो आपके नार्कोटिक सब्सटेंसेस है उसकी यहाँ पर ट्रैफिकिंग कर रहे हैं, कहाँ पर, मणिपुर में, फ्रॉम आसाम एंड मिजोरम। तो ये हमारे लिए थोड़ा सा चिंता की बात है। इसमें यहाँ पर क्या कर सकते हैं, बहुत सारे सीजर्स लगाए जाते हैं स्टेट एजेंसी के द्वारा, असम जो राइफल अथॉराइजेशन है उनके द्वारा, फिर भी हम यहाँ पर क्या कर पा रहे हैं, अभी तक सिर्फ हम इंफॉर्मेशन ही कलेक्ट कर पाए हैं। इन पर अभी तक कोई भी मतलब कि हम कह सकते हैं कि अभी हमें यहाँ पर जांच जारी है, आपकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि कितने लोग यहाँ पर इसमें इन्वॉल्व हैं। ओके, सो द टेरेन इज टफ एंड द टियो इज इजी टू क्रॉस और मैनी स्क्रेचेस वेयर इट पासेस थ्रू अ हिल स्लॉप जंगल ऑन ईदर साइड। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो टेरेन है वो थोड़ा टफ है, बट ये जो टियाओ रिवर के पास का जो एरिया है वो बहुत ही ईजी पड़ जाता है पास करने के लिए, इसलिए यहाँ पर जो स्मगलिंग है हमारे लिए ईजी हो जाती है। Next article is inducing artificial rain to fix lingering pollution remains a nebulous science। अब आप सभी को यहाँ पर पता है कि दिल्ली में कितना ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है और ये पॉल्यूशन इतना ज़्यादा सीवियर है कि हमें यहाँ पर कुछ स्टेप्स लेने होंगे, क्योंकि एयर पॉल्यूशन के कारण आपकी बहुत सारी जो डिसीजेस होती हैं वो सामने निकल कर आती हैं। स्पेशली आपको जो लंग्स की प्रॉब्लम हो जाती है, कार्डियक अरेस्ट होता है, यहाँ पे कार्डियोलॉजिकल डिसीजेस हमारे सामने निकल कर आती हैं। अब यहाँ पर ये जो पॉल्यूशन है इससे हम कैसे टैकल करें, इसी के चलते दिल्ली गवर्नमेंट ने यहाँ पर एक तरीके से ये कहा है कि हम आर्टिफिशियल रेन करते हैं। आर्टिफिशियल रेन मतलब क्लाउड सीडिंग का, हम क्लाउड सीडिंग भी कहते हैं इसे हम, और आर्टिफिशियल रेन भी कहते हैं। तो इसका यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि इसे 1940s में बनाया गया था, मतलब कि इसका एक तरीके से डिस्कवरी की गई थी। उसके बाद ये कहा गया कि हम इसमें जैसे कि आपकी एक मानसून रेन होती है जो नेचुरली यहाँ पर होती है, और दूसरी होती है कि हम यहाँ पर कुछ आपके जो एजेंट्स है, लाइक हम सिल्वर आयोडाइड का यूज़ करके और भी जो सॉल्ट्स होते हैं इनका यूज़ करके हम क्या करेंगे, आर्टिफिशियली रेन को क्रिएट करेंगे। एक्चुअली ये जो आर्टिफिशियल रेन होती है, और जब भी मतलब रेन की बात करते हैं, वो क्या करता है, जो आपका पॉल्यूशन होता है, पॉल्यूशन जो आपके पॉल्यूटेंट्स होते हैं उसको दबा देता है, जिसके कारण जो पॉल्यूशन होता है उसका लेवल थोड़ा सा कम यहाँ पर हो जाता है। तो अब हम बात कर लेते हैं क्लाउड सीडिंग की। सो व्हाट इज क्लाउड सीडिंग? सो क्लाउड सीडिंग इज अ वेदर मॉडिफिकेशन टेक्निक दैट improves the cloud's ability to produce rain and snow by inducing tiny ice nuclei into certain type of sub-freezing clouds। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, ये आपकी एक टेक्निक है जिसमें हम क्लाउड्स की जो एबिलिटी होती है टू प्रोड्यूस रेन और स्नो, हम यहाँ पे कुछ टाइनी पार्टिकल्स जो होते हैं, टाइनी न्यूक्लियस, कुछ एजेंट्स का यूज करते हैं और क्लाउड्स को उसमें इंड्यूस करते हैं। मतलब कि वो जो आपके फॉर एग्जांपल एक क्लाउड है, हमने यहाँ पर वो सॉल्ट्स को क्या किया, इंड्यूस किया, मतलब कि इंट्रोड्यूस किया, और उसके बाद क्या करते हैं, इस क्लाउड की जो एबिलिटी होती है रेन को प्रोड्यूस करने की वो इंक्रीज हो जाती है, इंप्रूव हो जाती है, जिसके कारण हम क्या कहते हैं, इसको आर्टिफिशियल रेन कहते हैं और क्लाउड सीडिंग भी कहते हैं। ओके, सो इसमें कौन कौन से एजेंट्स का हम मेनली यूज कर सकते हैं? तो पहला है आपका सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड इज द मोस्ट वाइडली यूज सीडिंग एजेंट for enhanced snowfall in cold cloud. It has the crystalline structure similar to that of ice, making it effective for promoting and formation of ice crystals। तो इसमें सिल्वर आयोडाइड का मेनली यूज किया जाता है, क्योंकि ये जो
आपका स्नोफॉल होता है उसे इन्हेंस करने में हमारा बहुत ही ज़्यादा काम करता है। उसके बाद कैल्शियम क्लोराइड का भी हम यूज़ कर सकते हैं। अदर केमिकल्स की बात करें तो पोटेशियम आयोडाइड, ड्राई आइस, प्रोपेन, कैल्शियम कार्बाइड, अमोनिया नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड एंड यूरिया कंपाउंड्स का भी हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, अब इसका हम यूज़ कैसे करते हैं, अभी पूरा हम इसका सिस्टम देखेंगे किस तरीके से ये पूरा काम करता है। सो सीडिंग एजेंट्स आर डिस्पर्स्ड इनटू द क्लाउड्स यूजिंग वेरियस मेथड्स। इसमें हम वेरियस मेथड्स का यूज़ करते हैं सच एज एयरक्राफ्ट, ग्राउंड बेस्ड जनरेटर्स और रॉकेट्स, इन सब का यूज़ करके, मेथड्स का यूज़ करके हम यहाँ पर जो भी आपके एजेंट्स हैं उसको डिस्पर्स करते हैं इन क्लाउड्स, और उसके बाद अलाउ करते हैं। यहाँ पर रेन ड्रॉप फॉर्मेशन होता है आइस क्रिस्टल की वजह से, और यहाँ पर रेन आपकी होती है। अब इस पिक्चर से आप देखेंगे आपको थोड़ा ज़्यादा क्लियर होगा। सो सिल्वर आयोडाइड इज रिलीज बाय प्लेन और ग्राउंड बेस्ड जनरेटर। हमने यहाँ पर क्या किया, या तो प्लेन के थ्रू या फिर जो आपकी ग्राउंड बेस्ड जनरेटर है उनके कारण, मतलब उनकी हेल्प से यहाँ पर सिल्वर आयोडाइड को रिलीज किया। अभी जो सिल्वर आयोडाइड के पार्टिकल्स हैं वो उसके जो टारगेटेड यहाँ पर क्लाउड्स हैं वहां तक रीच करेंगे। देन सिल्वर आयोडाइड एड इन द फॉर्मेशन ऑफ आइस क्रिस्टल। अब यहाँ पर जो सिल्वर आयोडाइड है ये क्या करेंगे, आइस क्रिस्टल को फॉर्म करने में हेल्प करेंगे क्लाउड्स के साथ। द आइस क्रिस्टल बिकम लार्जर इनफ टू फॉल एंड क्रिएट स्नो। अब ये जो आइस क्रिस्टल है इतने बड़े बन जाते हैं जिसके कारण फिर क्या होने लगती है, आपकी स्नोफॉल यहाँ पर होने लगती है। सो आई होप आपको ये क्लियर होगा क्लाउड सीडिंग यहाँ पर कैसे वर्क करता है। हम यहाँ पे सिल्वर आयोडाइड का यूज स्नो के लिए करते हैं। ओके, और जो कैल्शियम क्लोराइड है इसका यूज हम जैसे कि जो रेन ड्रॉप है, जिसके हम बारिश की बात करते हैं, पानी जो आपका रेन ड्रॉप होती है उसको इनकरेज करने के लिए यहाँ पर यूज करते हैं। सो आई होप क्लाउड सीडिंग क्या है ये आपको क्लियर होगा। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज इंडिया यू टेकिंग की स्टेप्स टू एडवांस टाइज ऑन मैरीटाइम फ्रंट। अब यहाँ पर इंडिया और यूरोपियन यूनियन के कुछ यहाँ पर की स्टेप्स हैं टू एक्सपेंड देयर डिफेंस एंड सिक्योरिटी कॉपरेशन। ओके, यहाँ पर दोनों साइड यहाँ पर वेरियस जो नेवल एक्सरसाइजेस हैं उसमें इंक्लूड हो रही हैं, जिससे वो क्या कर सके, उनका जो सिक्योरिटी और डिफेंस सिस्टम है उसको और ज़्यादा एक्सपेंड कर सकें। सो वी हैव इंक्रीज द नंबर ऑफ मैरीटाइम एक्सरसाइजेज बिटवीन EU एंड इंडिया, स्पेशली फ्रांस एंड इटली। EU इज नाउ नॉट ओनली अ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पार्टनर। अब हमारा जो यूरोपियन यूनियन है सिर्फ ट्रेड और इन्वेस्टमेंट पार्टनर नहीं है, यहाँ पर साथ साथ वो क्या है, हमारा एक सिक्योरिटी पार्टनर भी आज के टाइम पर बन चुका है। सो the discussion organized by the think tank Council of Strategic and Defense Research and Conrad Adenauer, we are now focusing on security energy sensitive technologies। हम यहाँ पर सिक्योरिटी, एनर्जी और सेंसिटिव टेक्नोलॉजी पर भी क्या कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, जिससे कि हम क्या कर सकें, जो मेनली फोकस है जो हमारी डिजिटल कनेक्टिविटी है इस पर भी फोकस किया जा रहा है। इससे क्या होगा, रिसेंटली अगर हम बात करते हैं तो इंडिया और इटली ने क्या किया है, एक डिफेंस कॉपरेशन एग्रीमेंट साइन किया है ना। तो ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल कर आता है कि जो यूरोपियन यूनियन है तो उसके साथ पहले कैसे थे हमारे रिलेशन और आज के टाइम पर क्या हो रहा है, जो इंटरनेशनल लॉ है, आपका जो इंटरनेशनल सिस्टम है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, और उस सिस्टम में हमारे मल्टीपल पार्टनर्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम किसी एक कंट्री के ऊपर उसके साथ मतलब फ्रेंडशिप रख कर और ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सकते, मतलब कि उस पर डिपेंड एक तरीके से नहीं रह सकते। हमारे लिए क्या है, हमारे जो फ्रेंडशिप है उसे डाइवर्सिफाई करना होगा, और साथ साथ जितने भी नेशंस हैं वर्ल्ड में उनके साथ हमारे अच्छे रिलेशंस होने चाहिए, ताकि इन फ्यूचर कभी कोई प्रॉब्लम आती है, जैसे कि हम कुछ भी आज के टाइम पे प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि इन फ्यूचर क्या होने वाला है ना। आप सभी को रशिया यूक्रेन क्राइसिस पता है, इजराइल गाजा यहाँ पे क्राइसिस पता है। अब और भी यहाँ पर डिस्प्यूट्स आपके होते ही रहते हैं। यहाँ पर इंडिया जो है एक ऐसी पोजीशन पर है जहाँ की उसकी जो दोनों बॉर्डर्स हैं आप देखेंगे, यहाँ पर ये पाकिस्तान एक तरफ से, दूसरी तरफ से यहाँ पर चाइना आ जाता है। तो दोनों बॉर्डर क्या है, आपके डिस्प्यूटेड बॉर्डर्स हैं। आपके ऊपर साइड में देखेंगे हम, तो यहाँ पर इंडिया को क्या होना है, एक रेडी रहना होगा कि इन फ्यूचर कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए हमें क्या होना होगा, प्रिपेयर रहना होगा। सो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर होगा। और उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि द ऑफिशियल्स ऑल्सो पॉइंटेड टू द एग्रीमेंट बिटवीन द स्पेस एजेंसी। यहाँ पर ये भी जो ऑफिशियल्स थे इटली के साथ, यहाँ पर डिफेंस कॉपरेशन एग्रीमेंट तो हुआ ही, साथ साथ जो स्पेस एजेंसी है उसमें भी बातचीत हो रही है। ये कहा जा रहा है कि जो इंडिया और यूरोप है, आपके दो टर्मिनल्स ऑफ द इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। आप लोगों को जब हमारा G20 यहाँ पे समिट हुआ था सितंबर में, उसके साइड लाइन में क्या अनाउंस हुआ था, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो स्टार्ट, आपका जो रूट स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, वो इंडिया से हो रहा है। उसके बाद हम यहाँ पर जा रहे हैं, फिर आपका
जो वेस्ट एशिया पड़ता है, गल्फ कंट्रीज का रीजन आता है, और उसके बाद यहाँ कौन सा कंट्री आता है, यूरोप आता है। ठीक है, तो ये दोनों एक तरीके से टर्मिनल की तरह काम कर रहे हैं। तो ये भी इसमें आप लोगों को फोकस करना है, ध्यान देना है कि किस तरीके से हम कनेक्टिविटी को यहाँ पर इनहेंस कर रहे हैं यूरोपियन यूनियन के साथ। आई होप दिस आर्टिकल इज क्लियर टू यू। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट वन की तरफ। सो नेक्स्ट आर्टिकल इज ओके, सो यहाँ पर देखिए आप वर्ल्ड सेक्शन में आएंगे तो यहाँ पर आपको छोटे छोटे आर्टिकल्स मिलेंगे। ये आर्टिकल्स इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि आप सभी को पता है कि इजराइल के द्वारा यहाँ पर अटैक किए जा रहे हैं। सो गाजास मेन हॉस्पिटल गोज डार्क अमिड अटैक्स, टोल क्रॉसेस 11,000। अब गाजा में यहाँ पर जो नंबर्स ऑफ पीपल है, जो अटैकर्स मतलब कि अटैक किए गए हैं, जो सिविलियंस है, उनका नंबर यहाँ पे 11,000 पहुँच चुका है। तो गाजा के जो मेन हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर उनकी जो कंडीशन है वो बहुत ही ज़्यादा इस टाइम पर आपकी खराब है। सो डेथ ऑफ पेशेंट्स स्पेशली दोज इन द इंटेंसिव केयर यूनिट हैज बिगिन एज मेडिकल डिवाइस हैव स्टॉप वर्किंग। वहाँ की जो मेडिकल डिवाइसेस हैं वो काम करना यहाँ पर बंद चुकी हैं, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर काम नहीं कर रही, सप्लाई नहीं हो रहा है। तो ये सारी क्या हो रही, सिविलियंस मतलब कि पूरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही थी। ये कहा जा रहा है इजराइल प्राइम मिनिस्टर सेज रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एनी हार्म टू सिविलियंस लाइज विद हमास। तो जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि इजराइल की, उन्होंने ये कहा कि जो सिविलियंस पर हार्म हो रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पर होती है, आपकी हमास के ऊपर है। हमास को आप कहिए कि यहाँ पर ये सब खत्म करे, बंद करे, तो हम भी क्या कर देंगे, ये पूरा अटैक आपका बंद कर देंगे। चले मूव करते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल साइंस सेक्शन में आप आएंगे। यहाँ पर आपके पास कुछ अच्छे आर्टिकल्स देखने को मिलते हैं। पहला आर्टिकल है मॉडिफाइड एंटी फंगल एजेंट शोज रिड्यूस टॉक्सिसिटी इन माइस। अब यहाँ पर हम एक एंटी फंगल एजेंट की बात कर रहे हैं। उस फंगल एंटी एजेंट फंगल का नाम क्या है, तो देखिए आपको क्या है, एंटी फंगल एजेंट। इसका काम क्या होगा, जो फंगस होगा उसमें एक तरीके से उसको खत्म करने की तरह काम करेगा। So, a structurally modified antifungal agent has shown reduced toxicity in mice and in human kidney cells while retaining its antimicrobial properties according to a paper published in Nature। तो यहाँ पर हमने इसे थोड़ी मॉडिफाई किया है। मॉडिफाई क्यों किया है, क्योंकि इसका अगर हम जो बात करते हैं एम्फोटेरिसिन, इसका नाम क्या है, एम्फोटेरिसिन AMB भी जिसे हम कहते हैं। सो ये एक एंटीफंगल इसकी प्रॉपर्टी है। ये क्या करता है, जो बैक्टीरियाज होते हैं है ना, इसको एक तरीके से डिफेंस की तरह हम यूज करते हैं कि बैक्टीरिया के अगेंस्ट में ये डिफेंस की तरह काम करता है, हमारी हेल्प करता है कि कोई बैक्टीरिया हमारी बॉडी में ना आए। तो एक्चुअली इसमें ये प्रॉब्लम आ रही थी पहले आप कह सकते हैं कि इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो स्टेरोल्स को बाइंड कर लेते थे। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल ये AMB है ना, ये आपका एंटी फंगल एजेंट है। इसने क्या किया, ये जो स्टेरोल्स हैं उसको बाइंड कर लेता था और उसके साथ साथ क्या करता था, जब ये इसको बाइंड कर लेता था तो यहाँ पर जो ऑब्जर्विंग बायोलॉजिकल एक्टिविटी है उसको अफेक्ट होती थी। ये जो एनालॉग है इसको हमने ह्यूमन बॉडी में भी टेस्ट किया तो ये पता चला जो ह्यूमन किडनी सेल्स होती हैं है ना, रेनल सेल्स की इसमें क्या हो जा रही थी, डेथ हो जा रही थी, जिसके कारण जो किडनी है वो काम करना बंद हो रही थी और लोगों की यहाँ पर जान थोड़ी सी जा रही थी। थोड़ी सी मतलब लोगों के लिए थोड़ा सा, ह्यूमन बींग्स के लिए ये अच्छा नहीं था। तो इसमें ये डिटरमाइन किया गया, ये पता लगाया गया कि the test is human kidney cells and it was determined that the renal cells death was due to binding and excretion of कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम किडनी सेल्स मेम्ब्रेन बाय AMB। तो ये AMB क्या कर रहा था, जो रेनल सेल्स थी उससे क्या एक्सट्रैक्ट करता था, जो कोलेस्ट्रॉल होता है आपका उसको एक्सट्रैक्ट कर रहा था, उसको बाइंड कर रहा था, जिसके कारण यहाँ पे जो रेनल सेल है आपकी, आप सभी को पता है कि रेनल सेल एक तरीके से बेसिक यूनिट है हमारी किडनी की, उसके यहाँ पे डेथ में आपका हेल्प कर रहा था। सो द ऑथर देन डिटरमाइन अ वेरिएंट ऑफ AMB दैट कैन बाइंड टू एन एक्सट्रैक्ट फंगल एस्ट्रोजल। तो यहाँ पर जो ऑथर्स हैं उन्होंने क्या किया, इसका जो एक नया वेरिएंट है वो निकाला जिससे कि वो क्या करते, जो कोलेस्ट्रॉल होता था उसको एक्सट्रैक्ट ना करें, अब वो किसको एक्सट्रैक्ट करें, यहाँ पे जो फंगल एर्गोस्ट्रॉल है उसको यहाँ पर क्या करें, एक्सट्रैक्ट करें, जिससे कि जो फंगस मेनली जो हमारा टारगेट है उसको हम क्या कर सके, उस टारगेट को हम अचीव कर सके, उस पर मेनली यहाँ पर फोकस हो। सो ये यहाँ पर जो नया रिजल्ट निकल कर आया है वो क्या है, AM219 वॉज रेनल स्पेरिंग
in human renal cells in mice while retaining higher efficiency and antifungal treatment। तो इसमें क्या हो रहा है, रेनल सेल की डेथ भी नहीं हो रही है और ये इसकी जो प्रॉपर्टी है एंटी फंगल की वो भी यहाँ पर क्या है आपकी रिटेन है। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। इसमें हमने किसकी बात करी है, एम्फोरेसिन बी की। तो आपसे एक क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है कि ये जो है मेडिसिन ये बहुत ही हाईली टॉक्सिक होती है, इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, है ना, क्या ये एंटी फंगल है, इसके पहले इफेक्ट क्या थे, और ये जो नया निकल कर आया इसको जो हमने नया नाम दिया है AM219, तो इसका नाम कैसे निकल कर आया, क्या ये ह्यूमन बॉडी के लिए आपका इफेक्टिव होगा या नहीं होगा। सो आई होप दिस आर्टिकल इज क्लियर टू यू। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ फंक्शनल फूड। यहाँ पर फंक्शनल फूड्स क्या होते हैं इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। तो फंक्शनल फूड्स ऐसे फूड्स हो जैसे कि आप लोगों को ड्राई फ्रूट्स के बारे में पता होगा। ड्राई फ्रूट्स क्या होते हैं, आमंड्स, कैशू नट्स, डेट्स, वॉलनट्स, एप्रिकोट, पिस्ता जिसे हम कहते हैं पिस्तोस। तो ये सारे क्या होते हैं आपके ड्राई फ्रूट्स होते हैं। और हम बात करते हैं किसकी, वेट फ्रूट्स की। तो वेट फ्रूट्स आप सभी को पता है, वेट, ग्रेप्स, गुआवा, ऑरेंज, मैंगो। तो इनके क्या होते हैं, बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। अब ये कहा जाता है जैसे कि आप लोगों ने यहाँ पर जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं उनके नाम से ही सुना होगा कि काबुली वाला आया, काबुली वाला आया, है ना। काबुली वाला कहाँ से आता है, काबुल से आता है, वो वहाँ से ड्राई फ्रूट्स लेकर आता है। और मेरा नाम अब्दुल रहमान, पिस्ता वाला मैं हूँ पठान, ये भी आपने सुना होगा। 1956 में भाई भाई एक मूवी थी, उसमें ये कहा जाता था। तो इससे ये समझ में आता है कि जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो सिर्फ मतलब कि अफगानिस्तान और इस नेशन में ज़्यादा मिलते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम यहाँ पर चक्रा की बात करते हैं 100 BC की। उन्होंने ये कहा था कि जितने भी आपके इंडियन ड्राई फ्रूट्स हैं, इसमें मेनली इंडियन ड्राई फ्रूट्स में आमंड, पिस्ता, केशू, वॉलनट, एप्रिकोट, पोमीग्रेनेट, ये यहाँ पर उस टाइम से जाने जाते हैं। और ये बहुत रिसोर्सफुल है, मतलब कि बहुत बड़ा रिच सोर्स है किसका, प्रोटीन का और मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का, जो कि हमारे लिए, हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस आर्टिकल में यही कहा गया है कि हमें क्या करना चाहिए, स्पेशली जो हमारे बच्चे होते हैं, चिल्ड्रन होते हैं, उनको ड्राई फ्रूट्स का ज़्यादा से ज़्यादा क्या करवाना चाहिए, कंजप्शन करवाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही रिच सोर्स होते हैं आपके हर एक प्रोटीन का। और इनका जो प्रॉपर्टी है उससे ज़्यादा इनकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू होती है बियॉन्ड देयर बेनिफिट्स होती है। सो सच हेल्दी फूड्स आर ऑल्सो कॉल्ड फंक्शनल फूड सिंस दे ऑफर हेल्थ बेनिफिट्स बियॉन्ड देयर न्यूट्रिशनल वैल्यू। सम एग्जाम्पल्स आर ओट्स, मिलेट्स लाइक बाजरा, रागी, ज्वार, सोया, प्रोटीन्स। तो यहाँ पर जो हमारे मिलेट्स हैं, आप सभी को मिलेट्स के बारे में पता होगा। तो अगर आप एक दिन में राइस और व्हीट का यूज़ नहीं करते हैं, बट ड्राई फ्रूट्स और जितने भी आपके वेट फूड्स हैं और जो आपका मिलेट्स है इसका कंजप्शन करते हैं, आपकी प्लेट्स में ये सारी चीज़ें होती हैं, सो दैट इज़ मोर देन इनफ। ये हमारी हेल्दी डाइट में क्या होना चाहिए, इन्वॉल्व होना चाहिए। उसके साथ साथ जो आपके डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं लाइक कप ऑफ मिल्क, ये भी आपके लिए क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है। अगर हम आप लोगों को यहाँ पर कॉफ़ी भी पीना चाहिए और चाय भी पीना चाहिए, क्यों, क्योंकि मतलब ज़्यादा नहीं कि आप दिन भर फिर चाय पीते रहें, कॉफ़ी पीते रहें, वो हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है। बट आप दिन में एक बार पी सकते हैं, उसमें क्या होती है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है, जो कि क्या करता है, हमारे लिए, हमारी बॉडी के लिए हेल्पफुल होता है। तो ये सारी चीज़ें इस आर्टिकल में कही गई हैं, ये पर्सनल व्यूज़ हैं। ओके, तो आई होप दिस आर्टिकल इज क्लियर टू यू। तो आपसे क्वेश्चन क्या आ सकता है, फंक्शनल फूड, इसके क्या क्या यहाँ पर हेल्थ बेनिफिट हमारी बॉडी में होते हैं। नेक्स्ट आपके पास कुछ छोटे छोटे स्नैपशॉट्स आ जाते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। सो फर्स्ट इज एफिशिएंट पैसिव रेडिएटिव कूलिंग मटेरियल डेवलप्ड। सो यहाँ पर ये कहा गया कि हमने क्या किया, 2 रिसेंट स्टडी प्रोवाइड एविडेंस एंड पैसिव रेडिएटिव कूलिंग मटेरियल वर्क। यहाँ पर हमने दो एक तरीके से क्या किया, रेडिएटिव कूलिंग मटेरियल्स का यूज़ किया। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यूज़ ग्लास एंड सेरेमिक बेस्ड मटेरियल्स का हम यूज़ करके कूलिंग मटेरियल्स एक तरीके से डेवलप किया। इसका हम यूज़ करके कूलनेस को प्रोवाइड कर सकते हैं, जिससे कि आपका जो टेम्परेचर होगा वो डाउन हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, नेपालीज रिसर्चर्स आर स्टडिंग ऑन आई कंडीशन। यहाँ पर नेपाल में एक रिसर्च कैरी की जा रही है, जिसमें वहाँ पर एक्चुअली हो ये रहा है कि आपका जो आई इन्फेक्शन है बहुत ज़्यादा बच्चों में, स्पेशली जिस इन्फेक्शन के कारण जो बच्चे हैं उनका जो विजन है, वो आई साइट है, वो लॉस हो रही है। पहले वहाँ पर क्या होता है, आंखें लाल होने लगती हैं और आंखों में दर्द भी नहीं होता, बस आंखें आपकी जो आईज होती हैं उसमें रेडनेस आने लगती है। फिर धीरे धीरे यहाँ पर एक आई में जो लॉस ऑफ प्रेशर है वो कम होने लगता है और उससे धीरे धीरे वो ऑटोमेटिकली क्या होता है, विजन का पूरा लॉस हो जाता है। तो यहाँ पर ये जो है एवरी 2 ईयर्स में ये जो है हमें केसेस दिखाई दे रहे थे। तो अभी रिसर्चर्स ये जो आई कंडीशन है इस पर स्टडी कर रहे हैं। फर्दर हम देखते हैं यहाँ पर क्या होता है।
क्या निकल कर आता है। नेक्स्ट आर्टिकल इज एग सेल्स दैट लैक साइटोप्लाज्मिक लैक्टिस बिकम अनफर्टाइल। यहाँ पर एग सेल्स की बात की जा रही है कि आपके जो एग सेल्स होते हैं मेनली हम देखें साइटोप्लाज्मिक लैक्टिस सीम्स टू बी स्टोरेज साइट फॉर मैनी प्रोटीन्स दैट आर एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द अर्ली एम्ब्रियो। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर हम किसकी बात करते हैं, जो आपके साइटोप्लाज्मिक लैक्टिस होते हैं ये क्या करते हैं, जो प्रोटीन्स होते हैं और जितने भी इसेंशियल्स होते हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अर्ली एम्ब्रॉय, जो आपका जब विमेन यहाँ पे प्रेग्नेंट होती है फर्टिलाइजेशन होता है उसके बाद जो आपका ऐसे एम्ब्रॉय बनता है ना, इस तरीके से होता है, आपने देखा होगा पिक्चर्स में ऐसे होता है, ऐसे इसकी आइज़ होती हैं ऐसे। तो इसके लिए जो भी मेनली प्रोटीन्स और इसेंशियल्स की इंपॉर्टेंस मतलब की ज़रूरत होती है वो कौन यहाँ पर स्टोर करके रखता है, आपका साइटोप्लाज्मिक लैक्टिस स्टोर करके रखता है। लेकिन ये होता कहाँ है, तो जो विमेन होती हैं उनका जो एग होता है तो उसमें ये होता है। लेकिन हमें क्या देखते हैं कि जिस एग में आपका साइटोप्लाज्मिक लैक्टिस नहीं होता है उससे क्या होता है कि जो इनफर्टिलिटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है। तो ये रिसर्च आपके सामने यहाँ पर निकल कर आती है। तो देखिए न्यूज़ और आर्टिकल्स तो यहीं पर ख़त्म होते हैं और अब हम डिस्कस कर लेते हैं हमारा क्वेश्चन। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन था, ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन वाज देयर इज अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया बिकॉज ऑफ, तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। इसमें आप देखेंगे आर्टिकल 75, दिस इज अ बेडरॉक प्रिंसिपल ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, ये हमारा बेडरॉक प्रिंसिपल है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का। द मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट इन जनरल एंड टू द लोकसभा इन पर्टिकुलर। तो जो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो क्या है, आपके रिस्पॉन्सिबल कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकसभा। तो इसलिए आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाता है, ऑप्शन डी। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, सत्यशोधक समाज ऑर्गेनाइज, ये क्यों ऑर्गेनाइज हुआ था, पहले आप एक्सप्लेनेशन देखिए आपको यहीं से क्लियर हो जाएगा। सो सत्यशोधक समाज वॉज सोशल रिफॉर्म मूवमेंट फाउंडेड बाय ज्योतिराव फुले इन महाराष्ट्र इन द 19th सेंचुरी। ओके, ये कब हुआ था आपका, महाराष्ट्र में 19th सेंचुरी में इसे फाउंड किया गया था बाय ज्योतिबा फुले। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द मूवमेंट टू फाइट अगेंस्ट कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, यहाँ पर जो सत्यशोधक समाज है कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा होता था और जो भी तो उनके अगेंस्ट में जो फाइट थी उससे जो डिस्क्रिमिनेशन होता था उस फाइट के लिए, और यहाँ पर जितने भी आपके ऑप्रेस्ड और मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ सोसाइटी में जो लोग थे उनके अपलिफ्टमेंट के लिए इस समाज को ऑर्गेनाइज किया गया था, मूवमेंट को लाया गया था। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाता है कि एन एंटी कास्ट मूवमेंट इन महाराष्ट्र, ये क्या था, एक एंटी कास्ट मूवमेंट था, कहाँ, महाराष्ट्र में। तो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। ओके, सो आई होप आपको सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर होंगी। आपसे दोनों क्वेश्चन भी हमने डिस्कस कर लिए और जो भी आज इंपॉर्टेंट आर्टिकल से आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिए। मैं उम्मीद करती हूँ आपको सब कुछ यहाँ पे क्लियर होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट लगता है तो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में एक बार ज़रूर बताइएगा एंड वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।